हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था और उसके पहले टॉपिक भारत के संवैधानिक विकास के कुछ प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इस टॉपिक के कुछ और प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो आपके लिए सभी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट की। हम डिस्कस कर रहे थे भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो आज इसके सेकंड पार्ट में हम कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने इस टॉपिक पर लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पहली बैठक संविधान सभा की कब की गई थी। 9th ऑफ दिसंबर 1946। ठीक है, इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो पहले सेशन पर उसकी अध्यक्षता किसने की थी, इस पर भी हमने चर्चा की थी। तो आपको याद है कि हमने अस्थायी सदस्य के रूप में संविधान सभा ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, ठीक। तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहले क्या किया गया, एक अस्थायी सदस्य के रूप में अध्यक्ष स्वीकारा गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो हमने डिस्कस किया था कि 9th ऑफ दिसंबर 1946 को जो आपका पहला अधिवेशन था वो कहाँ पर किया गया? उसे जो नई दिल्ली के संसद भवन है उसके केंद्रीय कक्ष में इसका संपादन किया गया था। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया गया, क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन थे उस संविधान सभा के। ठीक है, फिर इसके पहले दिन 208 सदस्यों ने अपने परिचय पत्र पेश किए थे और ये काम लगातार 3-4 दिनों तक चलता रहा था। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि संविधान सभा ने 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया था। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह कौन थी? ठीक है, तो किस लिए किया गया था इस विकास परिषद का गठन, इसको भी समझ लेते हैं पहले। तो स्टेट और सेंटर यानी कि राज्यों तथा केंद्रों के बीच में जो शक्तियों के विभाजन को देखते हुए हमने एक योजना तैयार करने के लिए क्या किया कि जब भी आपको पता है कि अगर हमें इनका डिवीजन करना है, इनका सेपरेशन करना है, पावर को सेपरेट करने की बात करनी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सभी स्टेट उसमें पार्टिसिपेट करें। क्लियर है? तो ये अनिवार्य था कि राज्यों के और केंद्रों के बीच में शक्तियों का विभाजन करना है तो एक योजना तैयार करनी है, और उस योजना को तैयार करने के लिए उसमें राज्यों का भाग लेना जरूरी है। इसलिए हमने क्या किया, हमने इसमें 6 अगस्त 1952 को, कब किया? 6 अगस्त 1952 को हमने एक राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। ठीक है, क्या किया हमने? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। अब राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये किस तरीके की बॉडी है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है। इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, जिसका गठन कब किया गया, 6 अगस्त 1952 को। अगर हम बात करें कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, तथा जो आपके राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इनके पदेन सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्य कौन होंगे इनके, पदेन सदस्य होंगे इनके जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इसका गठन कब किया गया, 6 अगस्त 1952 को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, ठीक है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, ठीक है, प्रथम अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडिया क्या है। ऑप्शन है आपके राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका राइट आंसर क्या है। जब आप आर्टिकल 1 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का यूनियन है, ठीक है। इसका मतलब संविधान के अगर प्रथम अनुच्छेद की बात करें तो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया, वहां पर हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक भारत और दूसरा इंडिया। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, संघ का मतलब क्या है, यूनियन, ठीक है, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। और आपको पता है कि राज्य और उनके जो राज्य क्षेत्र हैं वे किस में रखे गए हैं, वे पहली अनुसूची में रखे गए हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 नवंबर 26 को बनकर तैयार हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो उसका जो प्रस्तावना थी यानी उसका जो प्रियम्बल था उसमें कौन से शब्द नहीं थे। ऑप्शन है आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, या फिर गणराज्य। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से कौन से ऐसे शब्दों का ग्रुप है जो कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। पहला ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड ऑप्शन है आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी है पहला, दूसरा और चौथा। और ऑप्शन डी है तीसरा और चौथा। तो इसमें कौन सा ऐसा ग्रुप होगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो राइट आंसर क्या है आपका, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये वे ऐसे शब्द हैं जो संविधान के अंगीकृत करने के समय प्रस्तावना में नहीं थे। तो ये कब आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में इन्हें कब रखा गया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है, एक बहुत ही व्यापक संशोधन किया गया, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट को कहा जाता है कि ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में संपूर्ण संविधान है। क्यों ऐसा हम कहते हैं, यानी कि इसको एक लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से बहुत ही व्यापक संशोधन किया गया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। पूरे संविधान को फिर से पढ़ा गया, क्या क्या उसमें निरीक्षण, एक तरीके से पूरे संविधान का निरीक्षण किया गया कि उसमें जो भी कमियां थी, जो भी चीजों की कमी थी, उन्हें हमने क्या किया, वापस से उसमें सम्मिलित किया, ठीक है। उसमें हमने अमेंडमेंट किए और उसको ध्यान में रखते हुए आप देखते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, 42nd अमेंडमेंट को
लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही व्यापक तौर पे क्या किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, और इसी के द्वारा आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत करते समय उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो क्या बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक, पहला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा प्रस्तावना बना। दूसरा है इसकी प्रकृति न्याययोग्य नहीं है। तीसरा, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। और चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, आपसे क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पर एक बार फिर से ध्यान देते हैं। कह रहा है उद्देशिका के संबंध में, ठीक है, कौन सा सही है। ठीक, तो कूट दे रहा है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी है केवल 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सही हैं आपके? तो ऑप्शन, आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी केवल 1, 2 और 4। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन थर्ड जो यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है, थर्ड जो ये स्टेटमेंट दिया है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं केशवानंद भारती केस को, केशवानंद भारती केस, तो इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि आपकी जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसका मतलब प्रस्तावना संशोधनीय है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव था, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यही आगे चलकर क्या हुआ, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। ये न्याय योग नहीं है। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना था कि आपके कौन कौन से सही हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा ये सही है, इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द? पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का ही मतलब क्या होता है, इसी को हम समझ सकते हैं धर्म निरपेक्ष। ठीक है, यानी कि सेकुलरिज्म शब्द की अगर हम बात करें तो इसे कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, या ऑप्शन डी 52वें संशोधन द्वारा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, और एक ऐसा संशोधन जिसे अपने आप में लघु संविधान की उपमा दी गई। ठीक है, वो संशोधन कौन सा है? तो 42वां संशोधन। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और ये संशोधन कब किया गया हमारे संविधान में? 1976 में। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसका मतलब क्या हुआ, इस शब्द को हमने क्यों जोड़ दिया? इस शब्द को जोड़ने का मतलब था कि प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को दी जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। ठीक है, यानी कि अगर हम संविधान में देखते हैं तो पंथ निरपेक्ष राज्य का दूसरा आधार नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल रूप
मूल अधिकार के रूप में है ना। यानी कि आप देखेंगे कि ये क्या है, लोगों का फंडामेंटल राइट है कि वो क्या करें, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। क्लियर है ये बात। तो हमारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ठीक है, ऑप्शन है आपके सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, बी एन राव या टी टी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बी एन राव। तो जो कैबिनेट मिशन आया था, उस कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पे आपको पता है कि एक संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, और संविधान सभा का गठन कब हुआ, जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, और संविधान सभा के गठन में जो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उनके रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो वो थे बी एन राव। क्लियर है ये बात। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, यानी कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है, नहीं है। ठीक है, इस शब्द पर जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार प्रश्न पत्र हल करते समय हम इस शब्द पर ध्यान नहीं देते और जल्दी जल्दी हम टिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ऐसा कौन सा है। ऑप्शन आपके हैं वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग या फिर चुनाव आयोग। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय या संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं योजना आयोग के बारे में। तो 15 मार्च 1950, ठीक है, 15 मार्च 1950 को क्या हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव के अंतर्गत क्या किया हमने, योजना आयोग का गठन किया। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आपको पता है कि इस योजना आयोग का काम क्या था, कि 5 ईयर प्लान्स को बनाना। ठीक है, और पहला 5 ईयर प्लान योजना आयोग ने कब बनाया, 1951 से 56 तक। ठीक है, और हर 5 सालों के बाद योजना आयोग क्या कर रही थी, हमारे लिए पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम करती थी। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई। ठीक है, और बीजेपी की गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी की जब सरकार आई, तो उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने भाषण में, अपने स्पीच में एक बात कही, और वो बात थी कि उन्होंने योजना आयोग को समाप्त करने की बात की, यानी योजना आयोग को रिप्लेस करके उसकी जगह पर उन्होंने एक नए इंस्टीट्यूशन को, एक नए आयोग को इंट्रोड्यूस कराया, दैट वाज नीति आयोग। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नीति आयोग के नाम से जिसे हम जानते हैं। ठीक है, और इस नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 से अपने काम को करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या किया कि योजना आयोग को रिप्लेस किया। ठीक है, और उसकी जगह पर नीति आयोग को लेकर आए। इस नीति आयोग में भी जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है, तो वर्तमान समय में कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है,
नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक। और अगर हम बात करें इसके उपाध्यक्ष की, ठीक है, तो अभी रिसेंटली 22 अप्रैल 2022 में इसके उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन के बेरी ने इस पद को ग्रहण किया, यानी कि उपाध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और अगर आपसे पूछे कि इससे पहले कौन उपाध्यक्ष थे, तो आप ध्यान रखिएगा कि सुमन के बेरी से पहले आपके जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजीव कुमार। यानी कि इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद डॉक्टर सुमन के बेरी को उपाध्यक्ष के पद के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इसका आंसर दीजिए कि पहले उपाध्यक्ष के रूप में किसने इस पद को सुशोभित किया था। ठीक है, नीति आयोग के। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ठीक है, यानी कि जो राज्यों का संघ मतलब क्या हुआ? अ यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में अगर हम राज्यों की संघ की बात करें, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, या स्विट्जरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट आया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। क्लियर है ये बात? इसका मतलब क्या है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कहां से रिलेट करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये रिलेट करता है कनाडा से। कहां से? कनाडा से। ठीक है, क्लियर है ये बात? अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो हमारा आर्टिकल फर्स्ट है वो क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो हमने क्या किया है? राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट की बात की है। तो यूनियन ऑफ स्टेट कहां से लिया गया? हमारा लिया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यानी कि जो हमारा बिलोंग करता है कहां से? कनाडा से। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सबसे जरूरी है कि आपका जो कंसेप्ट है प्रियम्बल का वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की वहां बताई गई है, समानता किस प्रकार की है, और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया। तो ये कितने प्रकार की, यहाँ पर आपको बताना है कि इसी क्रम में अगर हम देखें, यानी कि पहला न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, फिर समानता एंड भ्रातृत्व। तो अगर इसी क्रम में हम देखें तो हमें कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख हमें अपनी प्रस्तावना में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि अगर हम बात करें न्याय की, ठीक है, किसकी बात करें हम?
न्याय की अगर हम बात करें तो न्याय 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हमने न्याय की बात की है? ये 3 प्रकार के न्याय हमने बताए हैं। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आपका आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। ठीक है, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इन तीनों तरीके के जस्टिस की हमने बात की है। ठीक है, तो न्याय कितने प्रकार से बताया गया हमारी प्रस्तावना में? 3 प्रकार से। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता हमें कुल कितने प्रकार से मिली है? 5 प्रकार से। कौन कौन सी है? ठीक है, तो आपको पता है, अगर आप प्रियम्बल को ध्यान से देखें तो वहां पर आपको मिलती है विचारों की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता तथा उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इन 5 तरीके की स्वतंत्रता का उल्लेख हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। नेक्स्ट शब्द है आपका समानता। तो कुल कितने प्रकार की समानताओं का उल्लेख है? तो कुल 2 प्रकार की स्वतंत्र समानताओं का उल्लेख हमें प्रियम्बल में यानी कि हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलता है। और ये 2 प्रकार की समानताएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, और अगर हम भ्रातृत्व की बात करें तो भ्रातृत्व हमें कितने प्रकार से भ्रातृत्व का उल्लेख मिलता है? तो 1 प्रकार से। वो कौन सा है? वो शब्द है आपका बंधुत्व। कौन सा है? बंधुत्व। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो न्याय 3 प्रकार से, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की और भ्रातृत्व 1 प्रकार से। इस तरीके का उल्लेख हमें हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? एक बार मैं आपको प्रस्तावना पढ़कर सुना देता हूँ। ठीक, तो प्रस्तावना है हमारी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यानी कि अगर हम हिंदी कैलेंडर में देखें तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, इन सभी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आई होप ये सभी प्रश्न आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है।